गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टोरी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी विंस गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड। जो इजरायली फिल्म है चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी, उन्होंने जीता है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड। The 29th Kolkata International Film Festival concluded the momentous highlight of the Israeli film Children of Nobody secured the prestigious Golden Royal Bengal Tiger Award for Best Film। जो 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पर जो इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, वो उन्होंने सिक्योर किया है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड है। फॉर बेस्ट फिल्म कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला है। द फिल्म नॉट ओनली and the critical acclaim but also received the highest cash award given by a film festival globally। जो फिल्म है उनको मिला है जो हाईएस्ट कैश रिवार्ड है, अवार्ड है जो कि मिला है, जो कि फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा ग्लोबली मनाया जाता है। उनके द्वारा दिए गए कैश रिवार्ड में जो सबसे हाईएस्ट प्राइज है वो यहाँ पर दिया जाता है, जो कि 51 लाख रुपीज़ का है, जो 51 लाख रुपीज़ का है, और एक ट्रॉफी उनको दिया जाता है इस अवार्ड के साथ। In addition to triumph of Children of Nobody, Venezuela filmmaker Carlos Daniel Malve secured the Golden Royal Bengal Tiger for Best Director for his film One Way। और इसके साथ साथ जो गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर वो मिला है कार्लोस डेनियल मालवे के, जो कि एक वेनेजुएला के एक फिल्म मेकर है जिनका फिल्म वन वे, उनके लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। और इस सेरेमनी में ऑल्सो ऑनर्ड किया गया है अंजन दत्त को, जो कि एक स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है उनको इंटरनेशनल कंपटीशन में। जो स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है वो अंजन दत्त को मिला है। इस साल का जो जूरी अवार्ड है उनको मिला है। जो उनका फिल्म था चलचित्र एक खून, उनके लिए उनको इस साल का स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम द बंगाली पैनोरमा सेक्शन अंडर कॉम्पिटिशन एट KIAFF with director duo Rajdeep Paul and Sharmishta Maiti securing the Golden Royal Bengal Tiger Award for Mon Potongo। जो इसका बंगाली पैनोरामा बंगाली सेक्शन में जो इस साल का अवार्ड मिला है गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड बंगाली सेक्शन में, वो मिला है मोन पतंगो के जो डायरेक्टर है राजदीप पॉल और शर्मिष्ठा मैती को ये अवार्ड दिया गया है इस साल का। इन द एशियन सिलेक्ट सेक्शन में जो नेटपैक अवार्ड है वो मिला है बेस्ट फिल्म मोमेंट, वो मिला है ब्रोकन ड्रीम स्टोरीज फ्रॉम द म्यांमार कप। इस साल का अवार्ड उनको मिला है, जो कि एशियन सिलेक्ट सेक्शन में उनको ये अवार्ड मिला है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड विनिंग मिडिल इंडिया जॉइंटली अवार्ड द गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023। जो इस साल का गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज है वो अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया जो बुक है उनको इस बार गजा कैपिटल बिजनेस बुक का प्राइज मिला है। जो 5th एडिशन है गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज का, वो जॉइंटली अवार्डेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, जो कि रिटर्न किया गया है S गोपाल कृष्णन के द्वारा और N दया सिंधु और कृष्णन नारायणन, जो इन तीनों के द्वारा लिखा गया है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया वो बुक, उसको इस साल का गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज मिला है। और एक बुक को भी ये प्राइज मिला है, जो कि विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, जो कि रिटर्न किया गया है TN हरि और बाला श्रीनिवासन के द्वारा, उसको लिखा गया है। उसको इस साल का गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज मिला है। उन दोनों बुक को इस बार ये अवार्ड मिला है। जो बुक्स है वो सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किए गए थे 5 बुक्स, उसमें शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। कौन कौन से? कैप्चर द ड्रीम द मेनी लाइफ्स ऑफ कैप्टन CP कृष्णन नायर, जो कि बची करकरिया के द्वारा उसको लिखा गया है। और दूसरा बुक है एसेंशियली मीरा द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी बिहाइंड फॉरेस्ट एसेंशियल, जो कि मीरा कुलकर्णी के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा जो बुक है द टेक फोनिक्स सत्यम्स 100 डे टर्न बाय TN मनोहरन और भी पट्टाभिराम, उनके द्वारा लिखा गया है। वो ये टोटल 5 बुक्स थे, जिसमें से अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया जो बुक है उनको इस साल का अवार्ड चुना गया है। और ये टोटल 5 बुक्स थे, वो इस बार शॉर्टलिस्टेड हुए थे इस अवार्ड के लिए।
गजा कैपिटल बिजनेस 2023 एनुअल अवार्ड एस्टैब्लिशन इन 2019। जो गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज है वो 2019 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था और वो सेलिब्रेट करता है नॉन फिक्शन वर्ड्स इन कॉन्टेम्पोररी इंडियन बिजनेस। जो कॉन्टेम्पोररी इंडियन बिजनेस के ऊपर जो नॉन फिक्शन बुक्स वगैरह लिखा जाता है उनको वो रिकॉग्नाइज करता है, उनको अवार्ड प्रेजेंट करता है। जो ये अवार्ड है वो ऑफर्स प्राइज मनी ऑफ 15 lakhs, द लार्जेस्ट बुक प्राइज इन इंडिया। और जो अवार्ड है वो इसका जो प्राइज मनी है वो 15 लाख रुपए है और ये लार्जेस्ट बुक प्राइज है इंडिया में। जो जर्नलिस्ट एंड ऑथर थे हरीश दामोदरन वन द 2022 गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज। जो 2022 का गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज था वो जर्नलिस्ट और ऑथर हरीश दामोदरन को मिला था, जिनका बुक था ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट डायरी कंपनी। उसके लिए उनको 2022 का गजा कैपिटल बिजनेस बुक का प्राइज मिला था। WHO रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ऑनर्ड विथ भूटान नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट। जो WHO की रीजनल डायरेक्टर है डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को उनको ऑनर किया गया है भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो नेशनल प्राइज है ऑनर है उसके द्वारा उनको ऑनर किया गया है। जो भूटान गवर्नमेंट है उन्होंने ऑनर किया है डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, जो कि इंडिया की है रीजनल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर है किसके, WHO के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके रीजनल डायरेक्टर जो भूटान गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया है भूटानीज नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस टू भूटान। जो भूटान में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको जो कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह का, उसके लिए भूटान गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया है भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल जो अवार्ड है उसके से उनको सम्मानित किया है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो कि भूटान के किंग है, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था उनको सेलिब्रेशन एट 116 नेशनल डे ऑफ भूटान। जो एक भूटान का नेशनल डे ना 116वां जो नेशनल डे ऑफ भूटान था उस दिन उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, जो कि 17 दिसंबर 2000 का, और वो थिम्पू भूटान में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था उस प्रोग्राम को। जो डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो पूनम क्षेत्रपाल सिंह है वो रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव IAS ऑफिसर हैं, जो कि 1957 बैच ऑफ पंजाब कैडर से बिलोंग्स करती है। In 2040, she becomes the first Indian and first woman to be elected as a regional director of WHO South East Asia। 2014 में वो पहली भारतीय और पहली महिला बनी है जो कि इलेक्ट की गई थी रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके रीजनल डायरेक्टर WHO के द्वारा उनको रीजनल डायरेक्टर चुना गया था और वो पहली भारतीय और पहली महिला है जो उनको ये इसके लिए चुना गया था। In 2019 she was re-elected to the post for another 5 years। और 2019 में उनका जो टर्म था उनको री इलेक्ट किया गया और उनका टर्म को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1998 में उन्होंने ज्वाइन किया था WHO हेडक्वार्टर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्दी एनवायरमेंट्स क्लस्टर एंड लेटर बिकम्स मेंबर ऑफ द डायरेक्टर जनरल्स कैबिनेट। और 1998 में उन्होंने WHO हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्दी एनवायरमेंट्स क्लस्टर, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था WHO हेडक्वार्टर में। और बाद में वो डायरेक्टर जनरल्स कैबिनेट के मेंबर भी बनी थी वहाँ WHO में। सी हैज़ सर्व एज द WHO डेप्यूटी रीजनल डायरेक्टर फॉर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन फ्रॉम 2000 to 2013। और वो WHO की डेप्यूटी रीजनल डायरेक्टर के रूम में भी काम कर चुके हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जो कि 2000 से 2013 के बीच में वो WHO की डेप्यूटी रीजनल डायरेक्टर थी साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। फरवरी 2013 में जो उन्होंने ज्वाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली और फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एडवाइजर फॉर इंटरनेशनल हेल्थ। फरवरी 2013 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था उसको। जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इन 2008। जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो भूटान किंग के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था और उसे बनाया गया था, जो कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। उन्होंने
8 में उसको इंस्टीट्यूट किया था इस अवार्ड को। द ऑर्डर इज अवार्डेड फॉर डिस्टिंग्विश एंड मेरिटोरियस सर्विस टू भूटान। जो भूटान होता है उसके लिए जो डिस्टिंग्विश और मेरिटोरियस सर्विस होता है उसके लिए ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि फर्स्ट क्लास जो कि गोल्ड होता है, सेकंड क्लास सिल्वर और थर्ड क्लास जो कि ब्रॉन्ज होता है। इन 3 कैटेगरी में ये अवार्ड लोगों को दिया जाता है और उनको ऑनर किया जाता है। सौरभ कोठारी क्लिंच मेडन सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल। जो सौरभ कोठारी उनका पहला सीनियर नेशनल स्नूकर टाइटल जीते हैं वो। सौरभ कोठारी और पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, जो सौरभ कोठारी है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के, उन्होंने जीता है अपना पहला नेशनल 15 रेड स्नूकर टाइटल बीटिंग पारस गुप्ता ऑफ उत्तर प्रदेश 6-2 इन द फाइनल। और उन्होंने पारस गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता है, उनको हराकर उन्होंने अपना पहला नेशनल स्नूकर टाइटल जीता है। जो सौरभ कोठारी है उन्होंने अपने सेमीफाइनल में एमडी हुसैन खान को हराया था और फाइनल में पहुंचे थे। और उनका जो कॉलीग है पीएसबी मिमी में जो अडवाणी है, उनको राउंड 32 में उन्होंने उनको हराया था। जो कोठारी इज ए फॉर्मर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन, वो एक फॉर्मर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन है और लास्ट मंथ फिनिश रनर्स अप टू अडवाणी इन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स फाइनल्स इन दोहार। और पिछले साल वो जो उनके कलीग थे अडवाणी, वहाँ पर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स फाइनल में वो उनसे हार गए थे, जो कि दोहा में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। हरियाणा बैक टॉप ऑनर इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स। जो हरियाणा है वो टॉप ऑनर को मिला है, उन्होंने टॉप किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हो रहा था, पहला एडिशन जो था वहाँ पर उन्होंने टॉप किया है। उस जो मेडल टैली है वहाँ पर उन्होंने टॉप किया है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स कंक्लूडेड एट न्यू दिल्ली। जो फर्स्ट एडिशन था, पहला एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, वो कंक्लूड किया गया है न्यू दिल्ली में। जो हरियाणा है वहाँ पर बैक टॉप ऑनर्स विद ए टोटल ऑफ 105 मेडल्स, 105 मेडल के साथ जो हरियाणा है वो टॉप पोजीशन पर रहा, जिसमें 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल थे। और सेकंड में थे उत्तर प्रदेश विद टोटल ऑफ 62 मेडल, जो 62 मेडल के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा, जिनके टोटल मेडल्स में 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। जो तमिलनाडु है वो थर्ड पोजीशन पे रहा, जिसमें उन्होंने 20 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। ओवरऑल 1400 पारा एथलीट्स फ्रॉम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स विथ 100 इवेंट एंड 7 डिसिप्लिन्स। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स था वहाँ पर 1400 से ज़्यादा पारा एथलीट्स शामिल थे, जो कि 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर वहाँ पर से 1400 से ज़्यादा पारा एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे इस कंपटीशन में, जो कि 7 डिसिप्लिन्स में होता, 7 स्पोर्ट्स इवेंट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया टॉप्स ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट्स विथ $125 बिलियन इन 2023। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो इंडिया है उन्होंने टॉप किया है ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट्स में, जो कि उनका टोटल है $125 बिलियन इस साल रहा है 2023 में। वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट्स रिवेल्स इंडियाज लीडिंग पोजीशन इन ग्लोबल रेमिटेंस रीचिंग $125 बिलियन इन 2023। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है उनका लीडिंग पोजीशन रहा है ग्लोबल रेमिटेंस में, जो कि उनका जो टोटल अमाउंट है वो $125 बिलियन तक पहुंच चुका है इन 2023 में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया द टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग, जो इंडिया के अलावा जो टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, वो दूसरे स्थान पर है मैक्सिको जिसका $67 बिलियन है, और तीसरे स्थान पर है चाइना जिसका $50 बिलियन है, और चौथे स्थान पर है फिलीपींस जिसका $40 बिलियन है, और 5th नंबर पे है इजिप्ट जिसका $24 बिलियन है, जो कि ग्लोबल रेमिटेंस है। जो साउथ एशिया विटनेस 7.2% की रेमिटेंस इन 23। जो साउथ एशिया उन्होंने इस साल 7.2% उसका इंक्रीज हुआ है, जो रेमिटेंस है ग्लोबल रेमिटेंस वहाँ पर इस साल का जो है 2023 का वहाँ पर 7.2% का इंक्रीज हुआ है इस साल। 5-day कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल इनाग्रेटेड इन MP। जो 5 दिन का कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल है वो इनाग्रेट किया है मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इनाग्रेट किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। और जो कुनो
फॉरेस्ट फेस्टिवल, ये उसका पहला एडिशन है जो इसको मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी ने इनागुरेट किया है। और ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है विलेज रानीपुर इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रानीपुरा विलेज में उसको लॉन्च किया गया और उसको इनागुरेट किया गया है। इट इंक्लूड सीइंग द चीता ड्यूरिंग ए जंगल सफारी इन क्यों, और वो इंक्लूड करता है जो कि चीता है उसको देखने के लिए जो जंगल सफारी है कूनो नेशनल पार्क में, वहाँ पर उसको देखा जाएगा, इसमें इंक्लूड किया गया है। 1952 में 1952 में चीतास वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया। जो 1952 है वहाँ इंडिया में जो चीतास है वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया थे, वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं बोलकर उसको डिक्लेयर किया गया था। कहाँ में? 1952 में उसको डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल गीता महोत्सव इनागुरेटेड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो इनागुरेट किया है कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसको इनागुरेट किया गया है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ इनागुरेटेड द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव एट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ उन्होंने इनागुरेट किया है इंटरनेशनल गीता सेमिनार और गीता महोत्सव जो कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में उसको इनागुरेट किया गया है। जो इस साल का थीम है जो गीता महोत्सव है उसका थीम क्या है? इसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम श्रीमद् भागवत गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। जो इस साल का थीम है उसका। आसाम इज़ द मेन स्टेट पार्टनर इन दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में जो आसाम है वो मेन स्टेट पार्टनर बना है। जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वो कब स्टार्ट किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 1989 में उसको स्टार्ट किया गया था और उसको लॉन्च किया गया था। डिक्लेयर ए नेशनल फेस्टिवल इन 2002 और 2002 में वो उसको नेशनल फेस्टिवल बोलकर उसको डिक्लेयर किया गया था, जो कि गीता जयंती कमेटी के द्वारा उसको किया गया था और वो फॉर्म हुआ था 1992 में। जो इंटरनेशनल स्टेटस उसको मिला था 2016 में उसको ये इंटरनेशनल का स्टेटस मिला था। जो गीता महोत्सव है उसको 2016 में इंटरनेशनल का स्टेटस दिया गया था। उसका स्टार्ट कब किया गया था? उसको 1989 में स्टार्ट किया गया था और उसको नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था 2002 में, जो कि गीता जयंती कमेटी के द्वारा उसको नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था और उसका जो इंटरनेशनल स्टेटस था वो उसको 2016 में मिला था। और 2019 में दिस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड आउटसाइड द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉरिशस एंड लंदन। और 2019 में ये जो फेस्टिवल है वो पहली बार आउटसाइड कंट्री इंडिया के बाहर उसको सेलिब्रेट किया गया था, जो कि मॉरिशस और लंदन में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था और उसको सेलिब्रेट किया गया था। जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो ऑर्गेनाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है उसको ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो नेक्स्ट ईयर 2024 में जो फेस्टिवल होगा, जो गीता महोत्सव होगा, वो अमेरिका में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पीयूष गोयल रिलीज लॉजिस्टिक्स ईएच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल, उन्होंने रिलीज किया है ये जब लॉजिस्टिक ईएच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने लॉन्च किया है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल हैज रिलीज द लॉजिस्टिक ईएच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली। जो लॉजिस्टिक ईएच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट है वो न्यू दिल्ली में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने उसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। जो 5th एडिशन है, जो लीड्स का 5th एडिशन है एनुअल एक्सरसाइज लीड्स 2023 रिपोर्ट प्रोवाइड्स इनसाइट टू इम्प्रूवमेंट द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एट स्टेट और यूटी लेवल। जो उसका एनुअल एक्सरसाइज जो लॉजिस्टिक ईएच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स जो लीड्स प्रोग्राम है रिपोर्ट है वो इम्प्रूवमेंट किस लिए उसको बनाया गया है, वो जो बनाया गया है उसको इम्प्रूवमेंट करने जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है स्टेट्स और जो हम यूनियन टेरिटरी लेवल्स में जो उसका जो लॉजिस्टिक्स पर है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ये रिपोर्ट बनाया जाता है। दिस रिपोर्ट सिग्नलिंग पॉजिटिव शिफ्ट इन स्टेट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस द की पिलर्स। जो ये रिपोर्ट है वो सिग्नल करते हैं पॉजिटिव शिफ्ट जो स्टेट्स परफॉर्मेंस वगैरह है लॉजिस्टिक के ऊपर, जिसको
ऊपर ये रिपोर्ट दिया है वो क्या क्या होता है, वो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विस, ऑपरेटिंग ए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एम्पावर्स द स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग रीजन स्पेसिफिक इंसाइट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। इन सबको देख के ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन पैन इंडिया प्राइमरी सर्वे conducted between May and July 2023 covering 7,300 customers across 36 states and union territory। जो ये रिपोर्ट है किसके ऊपर बेस कर ये बनाया जाता है, वो ये एक पैन इंडिया लेवल प्राइमरी सर्वे है जो कि कंडक्ट किया जाता है मई और जुलाई के बीच में उसको कंडक्ट किया गया था, और जो कि कवर करता है 7,300 से ज़्यादा रेस्पॉन्सेस को अक्रॉस द कंट्री उसको कवर करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है। जो हमारे ऑल 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको बेस्ड करके ये रिपोर्ट बनाया गया है। एडिशनली ओवर 750 स्टेकहोल्डर कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेड बाय नेशनल, रीजनल एंड स्टेट एसोसिएशन कंट्रीब्यूटेड टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। और जो रिपोर्ट है, जो ये एवेल्यूएशन जिसको बनाया जाता है उसके लिए जो हमारे टोटली ऑल ओवर इंडिया 750 स्टेक होल्डर्स, जो 750 से ऊपर से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, कंसल्टेशन, फैसिलिटेटर, नेशनल, रीजनल, स्टेट एसोसिएशन, ये सब मिलकर इसको कंट्रीब्यूट किए हैं इस रिपोर्ट में को प्रोड्यूस करने के लिए। जो परफॉर्मेंस है इस लीड्स 2020 का तो देख लेते हैं। कोस्टल ग्रुप रीजन में जो अचीवर्स स्टेट्स बने हैं वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु वो कोस्टल ग्रुप में अचीवर्स के कैटेगरी में है, और फास्ट मूवर में केरला और महाराष्ट्र है, और एस्पायर्स कैटेगरी में गोवा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल शामिल है। जो लैंडलॉक ग्रुप है, लैंडलॉक स्टेट्स वगैरह हैं, उनके ग्रुप में जो अचीवर्स कैटेगरी में वो हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं, और फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, और एस्पायर्स कैटेगरी में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके ग्रुप में अचीवर्स कैटेगरी में है आसाम, सिक्किम और त्रिपुरा, और फास्ट मूवर्स में है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और एस्पायर्स की कैटेगरी में है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। ये तीनों स्टेट एस्पायर्स कैटेगरी में शामिल है। और यूनियन टेरिटोरीज जो है वहाँ पर अचीवर्स कैटेगरी में चंडीगढ़, और फास्ट मूवर्स में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी वहाँ पर शामिल है। जो एस्पायर्स कैटेगरी है वहाँ पर डामन ड्यू एंड दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसमें शामिल हैं। DGCA अप्रूव ड्रोन एकेडमी एट तेलंगाना एग्री यूनिवर्सिटी। जो DGCA है उन्होंने अप्रूव किया है ड्रोन एकेडमी एट तेलंगाना एग्री यूनिवर्सिटी। जो तेलंगाना के एग्री यूनिवर्सिटी वहाँ पर DGCA जो उन्होंने एक ड्रोन एकेडमी के लिए उसको अप्रूव कर दिया है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ CBSN है अप्रूव द ड्रोन एकेडमी एट प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ CBSN उन्होंने अप्रूव किया है एक ड्रोन एकेडमी बनाने का, जो कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसको बनाया जाएगा। जो ये प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ड्रोन एकेडमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट्स। और ये जो ड्रोन एकेडमी बनाया जाएगा वो किसको बेनिफिट किया है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है तेलंगाना स्टेट में उनको ये बेनिफिट मिलेगा इस एकेडमी के थ्रू। जो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी प्रोवाइड एंट्री ड्रोनिंग पायलट ट्रेनिंग टू फार्मर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, एग्री ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रॉम MS मारूट ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद फॉर 10 years। जो ये रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो ये यहाँ पर रहेगा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एग्री ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और डिप्लोमा होल्डर्स जो रहेंगे, एग्री ग्रेजुएट्स रहेंगे, जो अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ रहेंगे उनको ये जो पायलट प्रोजेक्ट है एग्री ड्रोन पायलट ट्रेनिंग है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा, जो मारूत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड है हैदराबाद में उनको ये प्रोवाइड करेगा, उनके थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा, और ये अगले 10 साल तक इसको ट्रेनिंग को किया जाएगा। और इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह उन फार्मर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, और जो एग्री ग्रेजुएट्स वगैरह हैं उनको ये ट्रेनिंग मिलेगा। इंडियाज़ फर्स्ट विंटर साइंटिफिक आर्कटिक एक्सपीडिशन लॉन्च। जो इंडिया का पहला विंटर साइंटिफिक आर्कटिक एक्सपीडिशन है उसको लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है यूनियन आर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में उन्होंने इसको लॉन्च किया है। रिसर्चर विल बी एबल टू मेक स्पेशल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग पोलर नाइट्स। और इसके साथ जो रिसर्चर है वो स्पेशल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर सकें जो कि पोलर नाइट्स के दौरान
उसको जो स्पेशल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन वगैरह कर सकेंगे। इसके साथ साथ द फर्स्ट ग्रुप रिसर्चर फॉर द आर्कटिक विंटर एक्सपीडिशन इंक्लूड रिसर्चर फ्रॉम द नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। जो पहला ग्रुप है, जो रिसर्चर का पहला ग्रुप रहेगा जो कि आर्कटिक विंटर एक्सपीडिशन करेगा, वहाँ पर कौन कौन से सेंटर के रिसर्चर्स शामिल हैं, जो कि शामिल है नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, वहाँ के रिसर्चर्स उसमें शामिल रहेंगे। और जो IIT मंडी है वहाँ से शामिल, वहाँ पर से कुछ रिसर्चर्स रहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में जो है वहाँ से, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में जो है वहाँ से कुछ रिसर्चर्स रहेंगे। उसमें जो एक्सपीडिशन है उसमें रिसर्चर्स कैटेगरी में इंक्लूड रहेंगे ये सब। इंडिया हैज बी ऑपरेटिंग ए रिसर्च बेस इन आर्कटिक कॉल्ड हिमाद्री सिंस 2008। जो इंडिया है वो एक रिसर्च बेस वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है जो कि आर्कटिक में है, जो कि उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हिमाद्री, जो कि 2008 से वहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है, और जो कि होस्टिंग साइंटिफिक मोस्टली ड्यूरिंग द समर अप्रैल टू अक्टूबर, और जो कि वो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर होस्ट किया जाता है। कब? जो कि हमारे समर सीजन के टाइम उसको मोस्टली वहाँ पर साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह है वहाँ पर किया जाता है, जो कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में होता है। TSPCB लॉन्च जनवानी कौशल्या निवारणी मोबाइल ऐप टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड है, उन्होंने लॉन्च किया है जनवानी कौशल्या निवारणी, एक पब्लिक ग्रीवेंस मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको डिजाइन किया गया है जो कि कंप्लेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के जो कंप्लेंट्स वगैरह है उसके रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उसको रिसीव करने के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया है। दिस ऐप वाज अनवेल्ड बाय कोंडा सुरेखा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंडोर्समेंट तेलंगाना। जो तेलंगाना के मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एंडोर्समेंट्स के जो मिनिस्टर हैं कोंडा सुरेखा, उन्होंने इस ऐप को अनवेल किया है और इस ऐप को लॉन्च किया है। द अपग्रेडेड लैब इज अलाइन्ड विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1983 रिक्वायरमेंट्स एंड विल बी इक्विप्ड विद एनालाइज एनवायरमेंटल सैंपल्स रिलेटेड टू वाटर, एयर एंड सोइल एंड वारंगल जोन। जो ये ऐप तैयार किया है, जिसको ऑपरेट किया है, जो कि वाटर, एयर और सॉइल जो है उसके एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो वगैरह है उसके सैंपल्स को वहाँ पर रिलेट किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। इंडसइंड बैंक लॉन्च इंडस्ट्री फास्ट प्रोग्राम फॉर डायमंड इंडस्ट्री। जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने लॉन्च किया है पहला प्रोग्राम जो कि डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर बेस है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड है लॉन्च इंडस सोलिटायर प्रोग्राम एंड इंडस्ट्री फास्ट कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम डिजाइन फॉर द डायमंड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, जो कि इंडस सोलिटायर प्रोग्राम के नाम से उसको लॉन्च किया गया है। जो इंडस सोलिटायर प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स अलॉन्ग विद डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड ऑफरिंग्स कस्टमर टू द डायमंड इंडस्ट्री। जो ये प्रोग्राम है वो बहुत ही सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे जो डायमंड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको। इस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि कस्टमर्स वगैरह हैं जो कि डायमंड इंडस्ट्रीज में हैं, वहाँ पर उनको बहुत सारे ऑफर्स और फीचर्स मिलेंगे इस प्रोग्राम के तहत। द प्रोग्राम गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड ऑफर्स एलाइड बैंकिंग सर्विस टू द डायमंड कम्युनिटी थ्रू इंडसइंड फ्लैगशिप ब्रांचेस इन मुंबई एंड सूरत। जो ये प्रोग्राम है वो ट्रेडिशनली बैंकिंग सिस्टम में उसको बनाया गया है, एलाइड बैंकिंग सर्विस टू डायमंड कम्युनिटी। जो डायमंड कम्युनिटी है, डायमंड्स के कस्टमर्स वगैरह है, जो सेलर्स वगैरह हैं, उनके लिए इसको बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग फॉर्म में उसको बनाया गया है, जो कि इंडसइंड फ्लैगशिप ब्रांचेस मुंबई और सूरत में अवेलेबल मिलेगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा। द प्रोग्राम ऑल्सो ऑफर्स डेडिकेटेड रिलेशनशिप सर्विस वेल्थ मैनेजर फॉर होल्डिंग कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंट विद देयर डाइवर्स फाइनेंशियल नीड्स। और ये जो प्रोग्राम है ऑल्सो ऑफर करता है जो कि डेडिकेटेड रिलेशनशिप वगैरह और सर्विस और वेल्थ मैनेजर जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको वेल्थ मैनेजमेंट और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेगी, जो कि फाइनेंशियल नीड के तहत उनको जो मिलेगा उसको वो प्रोवाइड
करेंगे इस प्रोग्राम के तहत थ्रू। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। जो अब्देल फतेह एल सीसी है, उन्होंने 3rd टर्म का प्रेसिडेंट जीता है इजिप्ट में। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं 3rd टर्म के लिए वो है अब्देल फतेह एल सीसी। केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेख हसन खान हैज क्लाइम माउंट विजन। माउंट विजन इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अंटार्कटिका। जो माउंट विजन है वो हाईएस्ट माउंटेन है अंटार्कटिका में। उनको केरला गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय है शेख हसन खान, उन्होंने उसको क्लाइम किया और उसको वहाँ पर उन्होंने उसको चढ़ाया है। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने डिक्लेयर किया है जो 2023 का साल है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के डेडिकेटेड है। सीनियर IPS ऑफिसर महेश्वर दयाल टेक्स ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। जो सीनियर IPS ऑफिसर है महेश्वर दयाल वो टेक ओवर करेंगे एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के वो पोजीशन में वो उसको टेक ओवर करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अप्रूव द ओपनिंग ऑफ 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन द स्टेट्स। जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है कि नए 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उस स्टेट में जो उत्तर प्रदेश के अंदर उसको ओपन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।